सभी को नमस्कार। मैं बलवीर कुशवाहा, राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राजनीति शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास किया था और इस संबंध में हमने राजनीति के संबंध में प्रचलित दो धारणाएं, एक आम आदमी की धारणा और दूसरी चिरसम्मत या परंपरागत धारणा का विवेचन किया था। इन दोनों धारणाओं में हमने राजनीति शब्द के अर्थ को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इन दो धारणाओं से भी हमें राजनीति शब्द का सही अर्थ पता नहीं चला। इसलिए हमें आज अध्ययन करना है राजनीति की आधुनिक अवधारणा का। राजनीति शब्द के बारे में तीन अवधारणाएं प्रचलित है। एक है आम आदमी की धारणा, नंबर 2 चिरसम्मत धारणा और नंबर 3 आधुनिक धारणा। आम आदमी की धारणा के अनुसार राजनीति जो है मंत्रियों, संसदों और चुनावों की गतिविधियों तक ही सम्मिलित है और इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या है वो सीमित होती है। परंपरागत धारणा के अनुसार समाज की हर गतिविधि है वो राजनीति है, लेकिन इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या सीमित होती है। इन दोनों ही धारणाओं को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये दोनों धारणा ये मानती है कि सार्वजनिक नीति निर्माण में मंत्रियों, विधायकों और सांसदों का ही कार्य है और आम आदमी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन आधुनिक अवधारणा राजनीति शब्द के इस अर्थ से सहमत नहीं है। राजनीति की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राजनीति सिर्फ मंत्रियों, विधायकों और चुनावों की गतिविधियां ही सम्मिलित नहीं है और ना ही राजनीति समाज की सभी गतिविधियां हैं वो राजनीति में शामिल है। राजनीति एक व्यापक सामाजिक गतिविधि है। राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया किस प्रकार चलती है इसको समझने का हम आज प्रयास करेंगे। राजनीति की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा के अनुसार राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कैसे चलती है आइए समझते हैं इस प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को कई बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 है राजनीति मनुष्य की एक स्वाभाविक गतिविधि है। राजनीति की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राजनीति मनुष्य की एक स्वाभाविक गतिविधि है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के स्वभाव में राजनीति है। स्वभाव में राजनीति कैसे है? अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी है तो वह समाज में रहता है। समाज में रहता है इसका मतलब वो किसी न किसी राज्य के अधीन है, वो किसी न किसी सत्ता के अधीन है और वह उस राज्य के आदेशों का पालन अपनी इच्छा से अपने जीवन को संवारने के लिए करता है। आधुनिक इतिहासकार राजनीति को मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि तो मानते हैं, लेकिन उनके अनुसार समाज की सभी गतिविधियां राजनीति नहीं है। समाज की कुछ एक गतिविधियां ही राजनीति में शामिल की जाती है। इन गतिविधियों का संचालन मनुष्य कुछ संगठनों के माध्यम से करता है, जैसे हित समूह और राजनीतिक दल। हित समूह समान हितों के आधार पर संगठित लोगों का एक समूह होता है, जैसे किसान संगठन,
या किसान संघ, व्यापारिक संघ और मजदूर संघ, ये सब हित समूह या दबाव समूह कहलाते हैं। ये सार्वजनिक नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं? ये दबाव डालकर, धरने प्रदर्शन करके और आंदोलन करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी ये सरकार में के पदाधिकारियों को घूस देने तक का काम भी कर लेते हैं। तो राजनीतिक गतिविधि का संचालन का एक तरीका क्या हुआ? हित समूह। दूसरा संगठन कौन सा हुआ? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का अर्थ होता है समान विचारधारा पर संगठित लोगों का समूह। राजनीतिक दल के माध्यम से भी लोग सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से लोग जनमत को अपने पक्ष में करके और सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मनुष्य की कुछ विशेष गतिविधियों को राजनीति में शामिल किया जाता है और इन गतिविधियों को मनुष्य कुछ संगठनों के माध्यम से संचालित करता है, जैसे हित समूह और राजनीतिक दल। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विचार करते हैं तो दो देशों के बीच में कूटनीति है वो राजनीति के रूप में परिलक्षित होती है। जब दो देशों के बीच में राजनीति या कूटनीति असफल हो जाती है तो वो युद्ध का रूप धारण कर लेती है। युद्ध है वो राजनीति की असफलता का द्योतक है। युद्ध राजनीति नहीं है, राजनीति से आगे का कदम है। जब राजनीति खत्म हो जाती है तो युद्ध की संभावना शुरू होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति शक्ति के संघर्ष के रूप में, शक्ति के संघर्ष के रूप में परिलक्षित होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समाज के दो प्रतिस्पर्धात्मक समूहों के बीच दुर्लभ संसाधनों पर नियंत्रण व प्रभुत्व जमाने के प्रयास को राजनीति कहा जाता है। राजनीति कहा जाता है। हमने यहाँ राजनीति की परिभाषा तय कर ली है। वो क्या है कि समाज के दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक समूहों के बीच समाज के सीमित संसाधनों पर नियंत्रण और प्रभुत्व के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास है वो राजनीति है। और वो प्रयास किस रूप में किए जाते हैं? वो है समझौते, बातचीत, सौदेबाजी, पंच निर्णय और मतों की गणना करना। मतों की गणना करना, ये सब राजनीति की श्रेणी में आते हैं। एक बार फिर से समझें कि समाज के दो या दो से अधिक समूह के बीच, प्रतिस्पर्धी समूह के बीच समाज के सीमित संसाधनों पर नियंत्रण और प्रभुत्व के प्रयास को राजनीति कहा जाता है। और ये प्रयास समझौते, बातचीत, सौदेबाजी, पंच निर्णय
और मतों की गणना से किया जाता है। हिंसा जो है वो राजनीति नहीं है, लड़ाई झगड़ा राजनीति नहीं है, युद्ध राजनीति नहीं है। जब राजनीति समाप्त हो जाती है उस सिरे से युद्ध शुरू होता है। लेकिन जो कोई भी नेता जब युद्ध की घोषणा करता है तो वो राजनीति के आदर्शों को स्थापित करने की ही दुहाई देता है, लेकिन युद्ध राजनीति की समाप्ति की घोषणा है या संकेत है। युद्ध राजनीति की समाप्ति का संकेत है। नंबर 2, पहला हमने देखा कि राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। नंबर 2, राजनीति में किसी न किसी प्रकार की सत्ता निहित है। राजनीति की आधुनिक अवधारणा के अनुसार समाज में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको लागू करवाने के लिए किसी सत्ता की आवश्यकता होती है। वह सत्ता सरकार हो सकती है या सरकार का कोई अंग हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति में सत्ता निहित होती है और यह सत्ता सरकार के रूप में कार्य करती है। सरकार और सत्ता का होना जरूरी है जो निर्णय लिए गए उनको लागू करने के लिए। अरस्तु ने अपनी महान पुस्तक पॉलिटिक्स में समाज की सभी सत्ताओं के बीच में अंतर बताया है। उन्होंने कहा कि समाज की अन्य सत्ताएं राजनीतिक सत्ता से भिन्न होती है। जैसे उसने कहा कि पति की पत्नी पर सत्ता प्राकृतिक नियमों के अनुसार होती है, क्योंकि प्रकृति ने पत्नी को पति से कमजोर बनाया है, इसलिए ये प्राकृतिक नियम है कि पति पत्नी पर सत्ता का प्रयोग करेगा। लेकिन शासक की नागरिक पर सत्ता प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं है, क्योंकि नागरिक शासक से किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है। नागरिक और शासक योग्यता में समान होते हैं। दूसरा उसने कहा कि मालिक की दास पर सत्ता निरंकुश होती है। मालिक की दास पर सत्ता निरंकुश होती है, लेकिन शासक की सत्ता नागरिक पर निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने समान योग्यता के लोगों पर शासन या सत्ता का प्रयोग कर रहा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु समाज में विद्यमान विभिन्न सत्ताओं में भेद करता है। वो कहता है कि समाज की अन्य सत्ताएं राज्य की राजनीतिक सत्ता से भिन्न हैं। महान जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने भी सार्वजनिक नीतियों के लागू करने के लिए सत्ता का होना अनिवार्य बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन को तभी राजनीतिक संगठन माना जाएगा जब उसकी आज्ञाओं का पालन सभी लोग करते हो। एक निर्दिष्ट भूभाग में रहने वाले लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो और वह सत्ता का प्रयोग करने की क्षमता रखता हो और ऐसा करने का भय दिखाता हो। तो मैक्स वेबर भी राजनीतिक निर्णयों को लागू करने के लिए सत्ता की अनिवार्यता पर बल देते हैं। महान अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार हेराल्ड लासवेल ने राजनीति पर चर्चा करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति या सत्ता कहाँ विद्यमान है, इस पर चर्चा की जाती है। मतलब शक्ति या सत्ता कहाँ विद्यमान है, इस पर अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, सत्ता का प्रयोग
कौन किसके साथ मिलकर कर रहा है, कर रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, लासवेल कहता है कि सभी राजनीतिक कृत्य शक्ति के प्रयोग से ही संभव है। हेराल्ड लासवेल ने सत्ता के संबंध में क्या कहा है, या राजनीति के संबंध में क्या है कि शक्ति या सत्ता कहाँ विद्यमान है, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। नंबर 2, सत्ता का प्रयोग कौन कर रहा है, किसके साथ मिलकर कर रहा है, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। नंबर 3, सभी राजनीतिक कृत्य शक्ति के प्रयोग से ही संपन्न किए जा सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात जो लासवेल ने कही है वो ये है कि सभी सत्ताएं समान हैं, सभी सत्ताएं समान हैं। लासवेल का कहना है कि समाज में या राज्य में स्थित सभी संगठनों की सत्ताएं समान होती है, चाहे वो किसी व्यापारिक संगठन की सत्ता हो, किसी मजदूर संगठन की सत्ता हो, चाहे किसान संगठन की सत्ता हो, या किसी जाति धर्म पर आधारित संगठन की सत्ता हो, वो राज्य की सत्ता के समान है। हेराल्ड लासवेल ने राजनीति के विचार संबंध में 4 बातें महत्वपूर्ण कही है यहाँ। 1, शक्ति या सत्ता कहाँ विद्यमान है, इसका अध्ययन राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, सत्ता का प्रयोग कौन किसके साथ मिलकर कर रहा है, इस पर विचार किया जाता है। नंबर 3, सभी राजनीतिक कृत्य शक्ति के प्रयोग से ही संभव है। और नंबर 4, सभी सत्ताएं समान हैं। यहां हम सत्ता के संबंध में अरस्तु और लासवेल के विचारों में अंतर देखते हैं। सत्ता के संबंध में अरस्तु और लासवेल क्या अंतर है। अरस्तु के अनुसार राज्य की सत्ता अन्य सत्ताओं से भिन्न है, अन्य सत्ताओं से अलग है या भिन्न है। लेकिन लासवेल कहता है कि समाज की सभी सत्ताएं समान हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्ता के संबंध में अरस्तु और लासवेल के विचारों में क्या अंतर है। तो ये हमने देखा कि अरस्तु और लासवेल है, उनके सत्ता के संबंध में विचार अलग अलग है। अरस्तु कहता है कि राज्य की सत्ता समाज की अन्य सत्ताओं से भिन्न है, जबकि लासवेल कहता है कि समाज की सभी सत्ताएं समान होती है। तो आधुनिक अवधारणा राजनीति की आधुनिक अवधारणा में जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है या सामाजिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको समझने के लिए हमारे पास है तीसरा बिंदु है तीसरा बिंदु जो वो है राजनीति का संबंध संघर्षों, राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है।
राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है। इस अवधारणा का कहना है कि समाज में संघर्ष विद्यमान है, विभिन्न मूल्यों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए समाज में एक संघर्ष चलता रहता है। मूल्य से यह तात्पर्य समाज में विद्यमान भौतिक सुविधाएं, संपत्ति, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और राजकीय पद और शासन में भागीदारी से है। तो विभिन्न समूह इन मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और जब विभिन्न समूहों के हित टकराते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। लेकिन इन संघर्षों के समाधान के लिए सरकार विद्यमान होती है और सरकार एक उचित समाधान करने का प्रयास करती है। तो इस प्रक्रिया को आधुनिक अवधारणा के अनुसार राजनीति कहा जाता है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक एलन बॉल ने कहा है कि राजनीतिक गतिविधि से मतभेदों की उपस्थिति और उनके समाधान के संकेत मिलते हैं। मतभेदों की उपस्थिति और उसके समाधान। एलन बॉल के अनुसार हमें राजनीति में मतभेदों की उपस्थिति और उसके समाधान के संकेत मिलते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक स्टीफन एल वासबी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति विज्ञान का परिचय, अध्ययन विषय और उसके आयाम, राजनीति विज्ञान का परिचय, अध्ययन विषय और आयाम, ये उसकी पुस्तक का नाम है। काफी लंबा चौड़ा नाम है। स्टीफन एल वासबी, उनकी पुस्तक का नाम है राजनीति विज्ञान का परिचय, अध्ययन विषय और आयाम। उसमें उन्होंने कहा है कि जहां राजनीति है वहां कोई ना कोई विवाद रहता है, जहां कोई ना कोई विवाद रहता है वहां राजनीति होती है, जहां कोई विवाद नहीं होता वहां राजनीति भी नहीं होती। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जहां समाज में विवाद है, संघर्ष है, वहीं राजनीति होती है। जहां विवाद नहीं है, संघर्ष नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो वहां राजनीति भी नहीं है। क्योंकि विवाद है तो उसको हल करने के लिए समाधान का प्रयास किया जाएगा। विवाद और समाधान के बीच का जो रास्ता है वही तो राजनीति है। दूसरे राजनीति विचारक A.D.B. मिलर, इन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति की प्रकृति अपनी पुस्तक में इन्होंने कहा है कि राजनीतिक गतिविधि मतभेद की स्थिति में पैदा होती है, चाहे वह कोई परिवर्तन लाने के लिए हो या परिवर्तनों को रोकने के लिए हो। राजनीतिक गतिविधि मतभेद की स्थिति में उत्पन्न होती है, चाहे इसका संबंध कोई परिवर्तन लाने के लिए हो या परिवर्तनों को
रोकने के लिए हो। क्या कहा इन्होंने? राजनीतिक गतिविधि का संबंध मतभेद की उपस्थिति से है, मतभेद की उपस्थिति से। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति में संघर्ष है और उस संघर्ष का समाधान करने का प्रयास किया जाता है और एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा जाता है, और यह कार्य सरकार और विभिन्न संगठनों के माध्यम से किया जाता है। राजनीति की आधुनिक अवधारणा के इस बिंदु, राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से, इसका विवेचन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक तो किन्हीं पक्षों के बीच संघर्ष या विवाद विद्यमान है। नंबर 2, उस संघर्ष के समाधान का प्रयास किया जाता है। मतलब राजनीति क्या है, इसको समझने के लिए दो बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। वो है कि एक तो किन्हीं पक्षों के बीच संघर्ष या विवाद या मतभेद या प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। नंबर 2, इन संघर्षों, विवादों और मतभेदों को निपटाने के लिए या संघर्षों का समाधान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और ये प्रयास सरकार के माध्यम से किए जाते हैं। राजनीति के संदर्भ में विवाद और उसके हल के संबंध में एलन बॉल ने एक उदाहरण दिया है। एलन बॉल ने कहा है कि मान लो एक शिशु घर है जिसमें एक खिलौना है। उस खिलौने को लेने के लिए दो बच्चे आपस में संघर्ष करते हैं, दो बच्चों के बीच में विवाद हो जाता है। तो वो कहता है यहाँ संघर्ष है, तो वो उसके दो हल बताते हैं। एक तो कि एक बच्चा मारपीट करके छीन के वो खिलौना प्राप्त कर ले, या उसकी माँ आके, एक की माँ आके अपने बच्चे को दूसरे से वो खिलौना दिलवा दे। तो यहाँ वो कहता है कि वो दोनों बच्चों के बीच में जो खिलौने के लिए विवाद था, खिलौने पर नियंत्रण के लिए जो विवाद था, और बाद में उसके जो समाधान किया गया, वो सारी प्रक्रिया राजनीति है। लेकिन अन्य राजनीतिक सिद्धांतकार एलन बॉल के इस उदाहरण से सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? उनका कहना है कि इन बच्चों के बीच में खिलौने के लिए जो विवाद है, वो विवाद व्यक्तिगत विवाद है, और किसी भी व्यक्तिगत विवाद को राजनीति नहीं कहा जा सकता। जब दो या दो से अधिक समूहों के बीच, समाज के समूह के बीच विवाद होगा तो उसी को राजनीति कहा जाएगा। चाहे वो समूह भाषाई समूह हो, चाहे वो जातीय समूह हो, चाहे वो धार्मिक समूह हो,
चाहे वो स्थानीय स्तर पर वो संघर्ष विद्यमान हो या मतभेद विद्यमान हो, चाहे राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर विद्यमान हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान हो। कहने का तात्पर्य है कि जो समस्या है, जो समाधान है, जो विवाद है, उसका संबंध सार्वजनिक होना चाहिए और उसका समाधान भी सार्वजनिक होना चाहिए, तभी वो गतिविधि राजनीति की श्रेणी में मानी जाएगी। एलन बॉल ने जो बच्चों का उदाहरण दिया है उसमें यह एक व्यक्तिगत विवाद है और इसका हल भी व्यक्तिगत ही निकाला गया है। इस मुद्दे का संबंध सार्वजनिक सरोकार से नहीं है, इसलिए ये जो मुद्दा है, ये विवाद है, राजनीति की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा, उसने जो इस समस्या का समाधान जो बताया है कि बच्चा मारपीट कर सकता है, तो हिंसा राजनीति का अंग नहीं है, युद्ध राजनीति का अंग नहीं है। राजनीति का हिस्सा तो अभी अपने चर्चा की कि बातचीत, समझौते, पंच निर्णय या ज्यादा चुनाव, ये राजनीति के प्रचार प्रसार, जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास, लॉबिंग, ये सब राजनीति का हिस्सा है। शांतिपूर्ण तरीके से जो भी प्रयास किए जाते हैं वो राजनीति के हिस्से हैं। मारपीट या युद्ध ये राजनीति की समाप्ति का संकेत है। प्रसिद्ध जर्मन नेता बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य की कला बताई है। संभाव्य की कला। उनका कहना है कि राजनीति में जब सौदेबाजी की जाती है तो व्यक्ति अपनी कला से, अपने कौशल से, अपनी निपुणता से ज़्यादा जो हासिल कर लेता है वो ही राजनीति है। उनका ये भी कहना है कि जब हम राजनीति में समझौता वार्ता करते हैं, परस्पर सौदेबाजी करते हैं, तो हमें दूसरे को नीचा दिखाने के बाद हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें जो प्राप्त करना था वो मिल गया है, तो हमें वहीं तक सीमित हो जाना चाहिए। राजनीतिक गतिविधि प्रक्रिया के संबंध में चौथा पॉइंट है राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ये कहा है डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में किया है। पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड ईस्टन ने राजनीति की अपनी परिभाषा दी है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ये हमें सबसे बढ़िया परिभाषा लगती है। इस परिभाषा में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ जानना हमारे लिए जरूरी है। पहला है मूल्य। डेविड ईस्टन का मूल्यों से तात्पर्य समाज में उपस्थित सभी प्रकार के संसाधन है, चाहे वो संपत्ति है, धन है, भौतिक सुविधाएं है, पद है या शासन में भागीदारी है। ये सभी
जो चीजें हैं डेविड स्टन के अनुसार मूल्य है। संपत्ति, धन, भौतिक सुविधाएं, पद, शासन में भागीदारी, ये सब मूल्य है। क्योंकि मूल्य है, उनकी मात्रा सीमित है, मूल्यों की मात्रा सीमित है। और सभी इन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं या सभी मूल्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, लेकिन मूल्यों की संख्या है वो सीमित है। यहाँ वो कहावत चरितार्थ हो रही है कि एक अनार 100 बीमार। भाई एक अनार है, बीमार 100 है, तो किस किस को दें? तो शॉर्ट रूप में कहें तो मूल्य का अर्थ है समाज में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधन। नंबर 2, दूसरा शब्द जो प्रयोग हो रहा है वो है आवंटन। अब मूल्य सीमित है, उसको प्राप्त करने वाले लोग या प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोग, उसको चाहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इसलिए किसको क्या मिलना चाहिए, इसका निर्णय ही आवंटन है, इसका निर्णय ही आवंटन है। जब सरकार लोगों को बातचीत और वार्ता के माध्यम से एक नीति का निर्माण करती है और उस नीति के अनुसार मूल्यों का विभिन्न लोगों के बीच में वितरण किया जाता है और उसको सभी मान लेते हैं, तो ये आवंटन है। इस आवंटन को निर्णयों का समुच्चयन कहा जाता है। विभिन्न विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनना आवंटन है। जैसे एक शहर के विभिन्न मोहल्लों से बसों को लगाने की मांग उठ रही है, बसें कम हैं, तो किन मोहल्लों में सबसे पहले बस चलाई जाना जरूरी है, इस बात का आवंटन करना, इस बात का निर्णय करना ही आवंटन है। तीसरा शब्द है आधिकारिक। मूल्यों का आवंटन करने के लिए जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को लागू करने के लिए या उस निर्णय को लागू जो सत्ता करती है उस पर सभी लोग सहमत हैं, या हम कहें कि जो निर्णय लिया गया है उसका पालन सभी लोग करते हैं या उस निर्णय पर सभी लोग सहमत हैं, तो ये निर्णय आधिकारिक होगा। सार रूप में कि समाज में मूल्य जो है वो सीमित है। मूल्यों से तात्पर्य समाज में उपलब्ध भौतिक संसाधन, पद और प्रतिष्ठा, राजकीय पद और शासन में भागीदारी से। आवंटन का अर्थ है सही वितरण, उचित वितरण, और यह विभिन्न विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनकर ही किया जा सकता है। और आधिकारिक शब्द का अर्थ है कि जो निर्णय लिया गया है उसको सभी मानते हैं, उस पर सभी सहमत हैं। जब हम राजनीति की परिभाषा मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में करते हैं तो हम उसे एक सार्वजनिक विषय के रूप में पाते हैं। सार्वजनिक विषय
यह एक सार्वजनिक विषय है। दूसरे शब्दों में राजनीति एक सर्वव्यापक गतिविधि है। किसी भी समाज में अभिष्ट वस्तुएं, लाभ और सेवाएं इत्यादि थोड़ी होती है और उनकी मांग करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। अतः वहाँ एक ऐसी आधिकारिक सत्ता की जरूरत होती है जो परस्पर विरोधी मांगों को सामने रखकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जिसे हम सब लोग स्वीकार कर लें। इसका अर्थ यह नहीं है कि सबकी सब मांगें पूरी कर दी जाती है या कोई समाधान हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। वास्तव में एक समाधान स्वीकार कर लेने के बाद नए नए मांगे नए नए रूपों में प्रस्तुत की जाती है। अतः राजनीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें राजनीति शुरू न हुई हो या समाप्त हो गई हो। इस दृष्टिकोण को हम साधारणतः उदारवादी दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। अर्थात राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण को हम उदारवादी दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। अब हमने राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ा तो उससे हमें राजनीतिक शब्द की परिभाषा मिल गई। वो परिभाषा क्या है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में समाज के दुर्लभ व सीमित संसाधनों पर नियंत्रण के प्रयास को राजनीति कहा जाता है। राजनीति की आधुनिक अवधारणा का विवेचन करने के बाद हम राजनीति की एक सुनिश्चित परिभाषा तक पहुंच जाते हैं और ये सुनिश्चित परिभाषा ये है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में समाज के दुर्लभ व सीमित संसाधनों पर नियंत्रण के प्रयास को राजनीति कहा जाता है। इस प्रकार हमने राजनीति के अर्थ को जानने का जो सफर तय किया उसमें हमने राजनीति की आम आदमी की धारणा को समझा, उसके बाद चिर सम्मत या परंपरागत धारणाओं को समझा और फिर हमने राजनीति की आधुनिक अवधारणा को समझा। इन सब को समझने के बाद हमने राजनीति शब्द की परिभाषा प्राप्त कर ली और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीति में 4 स्थितियां मौजूद होती है। वो क्या है? पहली है समाज की मूल्यवान संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष विद्यमान है। नंबर 2, इन संघर्षों का सरकार के स्तर पर समाधान कर लिया जाता है।
जो निर्णय लिया गया है उस पर सभी सहमत है, और जो निर्णय नहीं मानता है उसे दंड मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस निर्णय से सभी पक्ष संतुष्ट हैं, वे फिर नई मांगे उठाएंगे और उनके समाधान के प्रयास जारी रहेंगे। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। हमने राजनीति की आधुनिक अवधारणा को समझा, उसके 4 बिंदुओं पर चर्चा की। वो ये कि राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। नंबर 2, राजनीति में किसी न किसी प्रकार की सत्ता विद्यमान होती है। राजनीति में संघर्षों की उपस्थिति और उनके समाधान की गतिविधि शामिल होती है। और चौथा था डेविड स्टन की परिभाषा कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। इन 4 बिंदुओं के अध्ययन के बाद हम राजनीति की एक सुनिश्चित परिभाषा गढ़ने की स्थिति में पहुंच गए और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज के मूल्यवान संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष विद्यमान है। इन संघर्षों का सरकार के स्तर पर समाधान कर लिया जाता है। जो निर्णय लिया गया है उस पर सभी सहमत हैं, और जो इसको नहीं मानता है उसको दंडित किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि निर्णय हो जाने के बाद, समाधान हो जाने के बाद सभी पक्ष इस निर्णय से संतुष्ट हो जाते हैं। वो नई मांगे लेकर नई समस्याएं, नए संघर्ष उत्पन्न करते हैं और उनके समाधान के प्रयास जारी रहते हैं। मतलब राजनीति चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि राजनीति एक व्यापक सामाजिक गतिविधि है और यह एक समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ये हमारी क्लास राजनीति के अर्थ को समझने में शुरू हुई थी पहले वीडियो से, और आज दूसरे वीडियो में हमने राजनीति की एक निश्चित परिभाषा प्राप्त कर ली है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। साथियों, महत्वपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ लेना नहीं है, महत्वपूर्ण है मल्टीपल चॉइस के प्रश्नों को समझना। आरपीएससी पहले फैक्चुअल प्रश्नों पर ध्यान देती थी, लेकिन आरपीएससी ने अपना प्रश्न पत्र का पैटर्न है आरपीएससी ने अपने प्रश्न पत्र का पैटर्न बदल दिया है और अब आरपीएससी अवधारणात्मक प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देती है। तो हमें विषय वस्तु को पढ़ने के साथ साथ आरपीएससी जिस लेवल के प्रश्न बना रही है उस लेवल के प्रश्नों को खुद बनाकर हल करना होगा और उसी प्रकार के प्रश्न पत्र का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम इस प्रकार हमने राजनीति शब्द का अर्थ जानने के लिए जो सफ़र शुरू किया था पहले वीडियो से, वो आज की क्लास में हमारा सफ़र पूर्ण हो गया है और राजनीति के संदर्भ में
प्रचलित 3 धारणाओं का अध्ययन करने के बाद हमने राजनीति शब्द की एक निश्चित परिभाषा प्राप्त कर ली है और राजनीति शब्द का अर्थ है शायद आपको समझ में आया होगा। साथियों, एक अच्छी तैयारी के लिए स्तरीय विषय वस्तु का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सत्रहीन सामग्री को पढ़ेंगे तो हमारी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के साथ साथ आप अच्छी किताबें भी खरीद लें और उनसे भी तैयारी करें। एक बात और, पहले आरपीएससी जो परीक्षा आयोजित करती थी उसमें प्रश्नों का पैटर्न कुछ अलग होता था। वहाँ या पहले के प्रश्न पत्रों में आरपीएससी फैक्चुअल प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देती थी, जैसे पॉलिटिक्स किसकी रचना है, या ये पूछ लिया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये किसने कहा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब आरपीएससी ने परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है या प्रश्नों का पैटर्न बदल दिया है। आरपीएससी अब जो प्रश्न बना रही है वो विषय वस्तु की अवधारणा से संबंधित ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें विषय वस्तु को पढ़ने के साथ साथ उस विषय वस्तु से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसका अभ्यास भी करना होगा। आप खुद प्रश्नों का निर्माण करें। हर पेज में, हर टॉपिक में कहाँ से प्रश्न बन सकता है, उन प्रश्नों पर ध्यान दें। हमने पिछली 2 कक्षाओं में राजनीति शब्द का अर्थ जानने का प्रयास किया और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। तो पिछली 2 कक्षाओं में हमने राजनीति शब्द के अर्थ के संदर्भ में जो अध्ययन किया है उससे संबंधित बन सकने वाले प्रश्नों को मैंने तैयार किया है और ये प्रश्न लगभग 40 बन रहे हैं। उन प्रश्नों को मैंने अपनी नोटबुक में नोट करके लिख लिया है और अगले वीडियो में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे और अभ्यास करेंगे। मेरी आपसे एक निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर मेरे क्लासेज का वीडियो उपलब्ध हो सके। जय हिंद, अलविदा।